नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पटियाला कोर्ट में पत्रकारों के साथ जो हुआ और जो वहां राजनीतिक कार्यकर्ता थे बीजेपी के विरोधी दलों के, उनके साथ जो हुआ उस पर आप सबको अलग अलग रिपोर्ट पहुंची होगी अखबारों के जरिए और टेलीविजन चैनलों के जरिए। लेकिन ये एक तस्वीर मैं आपको खास तौर से दिखाना चाहता हूं जो टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पे छापी है। टेलीग्राफ कलकत्ता का अंग्रेजी का अखबार है, बड़ा अखबार है और इसे काफ़ी लोग पढ़ते हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो जूते दिखाई दे रहे हैं, पतलून काली पतलून है और एक आदमी बीच में गिरा हुआ है। ये आदमी सीपीआई का कार्यकर्ता बताया जाता है, लेकिन इस आदमी की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं। अगर आप किसान हैं, मान लीजिए आप भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपको वहां पर इस तरह से आपकी पिटाई की जा सकती है? अगर आप मजदूर हैं जो छटनी का विरोध कर रहे हैं, सरकार की कोई नीति है कि जिसमें कंपनियां बहुत आसानी से किसी की भी छटनी कर सकती हैं, तो क्या आपको इस तरह से घेर के मारा जा सकता है? ये सामान्य तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर में जूते के नीचे आप हम कोई भी हो सकता है। पटियाला कोर्ट में जो हुआ पत्रकारों के साथ जो मारा गया है वो एक दुखद घटना है। वो इसलिए कि अदालत के अहाते में ये घटना हुई है और उम्मीद करता हूं कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश इस घटना का संज्ञान लेंगे, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पटियाला कोर्ट ही नहीं, देश की कई अदालतों में अक्सर इस तरह की घटना हो जाती है जब वकील कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और वहां पर जो उनको बात पसंद नहीं होती है आने वाले लोगों के साथ मारपीट करते हैं। एक तीसरा पहलू ओपी शर्मा का है जो बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान ये दिया कि अगर उनके हाथ में बंदूक होता तो वो गोली मार देते। मान लीजिए कि ओपी शर्मा के हाथ में बंदूक होती, वो बंदूक लेकर वो गोली मार देते और आकर कहते कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, न सबूत न गवाह। आप जानते हैं कि राजनीति में जो विरोध का इतिहास रहा है पिछले 100 साल में, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं सामने में जहां 4 लोगों को राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। अगर इस तरह से किसी को भी घेर के न सबूत न गवाह ये कह दिया जाए कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, इसलिए उन्हें उनके मारने का हक है। अगर कोई नारे लगा रहा था तो उसे जरूर पकड़ के पुलिस को देने की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर जो ओपी शर्मा का बयान है, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के नेताओं को भी और खुद ओपी शर्मा को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनका खून इस बात से भी खौलता होगा कि इतनी गरीबी है इस देश में, बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की समस्याएं हैं। वो ज़रूर एक बहुत अच्छे विधायक भी रहे होंगे, लेकिन ये बात जब वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में अगर बंदूक होता उस वक्त तो वो गोली मार देते, ये एक सोचने की बात है। पत्रकार जो मार्च निकाल रहे हैं उस घटना के विरोध में, ये क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप दर्शक हैं, किसी भी दल से आपकी कोई भी निष्ठा हो, आप रखिए ज़रूर अपनी समझदारी को, लेकिन एक बात सोचिए कि अगर पत्रकारों को जो मारा जाएगा तो हमें जब लिखने बोलने से हमारे भीतर अगर डर पैदा किया जाएगा तो आपका क्या होगा? आप जो घर बैठे बहुत सारी बातों पर बोलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, कोई चाहे जिस सरकार को आप पसंद करते होंगे उसकी भी कोई बात अच्छी नहीं लगती होगी। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि वो बोलना तो चाहते हैं मगर डर लगता है, कैसे बोलें? तो मैं कहता हूं कि आपको बोलना चाहिए, तो अपने इस डर का बयान देते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होंगी, वो भी कोर्ट में, अगर किसी जर्नलिस्ट को पकड़ के इस तरह से मारा जाएगा तो सोचिए आपकी क्या हैसियत होगी। आप तो वैसे ही बोलने से घबराते हैं, ड्राइंग रूम में आपको हमसे ज़्यादा डर कर रहना पड़ेगा। तो ये मार्च पत्रकारों के लिए नहीं है, ये मार्च आपके लिए ज़्यादा है कि जो बात आप नहीं बोल पाते हैं वो बात ये लोग बोल देते हैं, ये लोग लिख देते हैं और इसमें एक जोखिम लेते हैं। अगर आपको ये बात इतनी सी समझ में नहीं आती है तो शायद आप वो हैं जिन्होंने फैसला कर लिया है कि कुछ भी होगा हम आलोचना नहीं करेंगे, कुछ भी होगा हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। आप उन लोगों में से हैं। अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी तो जिस तरह से मारा गया है, आप टेलीग्राफ अखबार की उस तस्वीर को याद रखिएगा और आपको ये ध्यान में रखने के लिए, इसलिए ये जो हिंसा हुई है पटियाला हाईकोर्ट में, और आप जाकर देखें उन नेताओं के ट्विटर पे जो ट्विटर पर दिन रात रहते हैं, जो दिन भर कहां से नेताओं के जन्मदिन खोज के मनाते रहते हैं। ये एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है। आप जाकर देखिए किसी भी पार्टी का कि उन लोगों ने क्या निंदा की है इस बारे में, क्या इसके बारे में कोई आवाज उठाई है कि ये नहीं होना चाहिए था? ओपी शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया है, अदालत है, कानून है, पुलिस है, उन सब के बीच में रहते हुए कोई विधायक कहे कि हाथ में बंदूक हो तो गोली मार देंगे, क्या ये बात जायज है? क्या इस बात को वापस नहीं लिया जाना चाहिए था? वो कौन होते हैं ये कानून अपने हाथ में लेकर ये बोलने वाले कि वो गोली चला सकते हैं? क्या इसी तरह से लोगों को पहचान करके कि वो नारे लगा रहा था जिसका कोई सबूत नहीं? रही बात जेएनयू की, तो उसकी जांच हो रही है, होने देनी चाहिए। और वहां भी लड़कों ने जिस तरह से जिन नारों पर आपत्ति है उसे किसी ने समर्थन जाहिर नहीं किया है। वो आए तो उन लड़कों को पकड़ा जाए, लेकिन उससे पहले अगर
हर किसी को अगर ये बात कहा जाए कि वो उन नारों का समर्थन कर रहा है और उसकी इस तरह से पिटाई की जाए और ओपी शर्मा जैसे लोग कल को आ जाएं, हर विधायक 10 लोगों को लेकर आ जाए और वो कहे कि उसके हाथ में बंदूक है, अब वो किसी को भी मार सकता है और बाद में ये कह दे कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और आप भी घर में बैठे बैठे ये सोचेंगे हाँ ये तो बड़ा गलत हुआ है, मारना उसका सही है। किसी का भी किसी को मारना और मारने की धमकी देना अगर सही है, मुझे लगता है कि आप सही नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ये जो मार्च हो रहा है, ये पत्रकार अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं। लाठी खाते रहते हैं, लात जूते पड़ते रहते हैं पत्रकारों के। ये मार्च आपके लिए निकाला जा रहा है कि अगर इन्हें इस तरह से दबाया गया तो फिर आपका क्या होगा। आपके साथ वो लोग, आप जो सीपीआई के, आप बताएगा कि आप सीपीआई के कार्यकर्ता, हाँ, और आपकी तस्वीर है जो टेलीग्राफ ने छापी है और उस तस्वीर को मैं बार बार दिखाना चाहता हूं। अगर ये सीपीआई के हैं तो आप ऐतराज़ कर सकते हैं, चलिए आप इनकी जगह आप तृणमूल के हैं तो तृणमूल का समझकर इनके अपने आप को रख लीजिए, बीजेपी की हैं तो भी आप रख लीजिए इनके जगह पे। लेकिन वो जो तस्वीर है जिसमें जूते और काली पतलून आपको दिखाई दे रही है, वो कितनी भयावह है। अगर इस तरह से विरोध करने वालों को, क्या इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि राजनीति में विरोध के अब कोई और स्वर नहीं होंगे? क्या ऐसा तय हुआ है? जो राजनीतिक परिदृश्य है इस देश का, उसे देखकर तो नहीं लगता है। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की सरकारें चुनती है, अलग अलग राजनीतिक दल और सोच की सरकारों को चुनती है। तो क्या एक दिन जनता को भी कह दिया जाएगा कि वो गद्दार है? क्योंकि वो एक पार्टी की सरकार नहीं चुनती है, वो अलग अलग तरह की सरकारों को चुनती है। तो ये बात देखना पड़ेगा। तो आप क्या नारे लगा रहे थे? ये कहा गया ओपी शर्मा ने कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो 3 बयान बदल चुके हैं। हाँ। और कल से जो है, पहले कहते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मैं लगा रहा था। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये दोषद्रोही बातें कर रहे थे। हाँ। आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे मारा, हाँ, तब जाके मैंने उनको मारा। हाँ। 3 बयान उनके आ रहे हैं। हाँ। दरअसल कोर्ट परिसर के अंदर जो कुछ हो रहा था, तो हम लोग कन्हैया कुमार के लिए हम लोग सब आए हुए थे। हाँ। और जब अंदर वहाँ पे जर्नलिस्ट को और बाकी जो हमारे प्रोफेसर थे, जब हाँ। उन लोगों ने वकीलों के 200-250 हाँ। गुट ने उनको हाँ। गिरा गिरा के मारना शुरू किया, तो कुछ जर्नलिस्ट ने हस्तक्षेप किया। हाँ। हस्तक्षेप करने के बाद वो उन लोगों ने उनके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आए। हमें लगा कि शायद और श्री अरुण जेटली जी उस समय आ चुके थे। हाँ। तो मैं ये बताने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, हाँ। मैं बाहर गेट नंबर 2 पटियाला पर आया। हाँ। और सारे पत्रकारों के बीच में करीब 100-200 कैमरे के रहे होंगे। हाँ। 200 सीआरपीएफ के लोग थे, 150-200 दिल्ली पुलिस के लोग थे। 2 दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, बाहर तो छोड़िए, कोर्ट के अंदर तो हर कोई महफूज होना चाहिए। आपको जो लोग मार रहे थे वो कोर्ट के भीतर मार रहे थे, जो तस्वीर है वो बाद में आए बाहर गेट नंबर 2 पे। हाँ। और मैंने कहा कि श्री अरुण जेटली को हाँ। तो बयान देना होगा। हाँ। श्री अरुण जेटली के रहते हुए ये जो लोगों को मारा जा रहा है। हाँ। और मैंने कहा कि रोहित वेमुला जिंदाबाद, रोहित वेमुला की लड़ाई नहीं रुकेगी। जैसे ही मैंने ये बोला तो ये जो बीजेपी के एमएलए हैं ओम प्रकाश जी, हाँ। ये अपनी एक 10-12 लोगों को लेके मेरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ के मुझे सड़क पे गिरा के उन्होंने मुझे जूतों से मारा और उन्होंने कहा कि तुम लोगों की ये हिम्मत है कि झंडे वालन पे चढ़ाई करोगे। राजदीप सरदेसाई हैं हमारे साथ। राजदीप, ये बताइए कि ये जो पटियाला कोर्ट में हुआ है और जिसके लिए मार्च उठाया जा रहा है, क्या न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो देखे कि उसके प्रीमाइस में ये घटना हुई है? और मुझे अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ठीक नहीं मालूम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के चीफ जस्टिस इसका संज्ञान लें और देखें कि कोर्ट के परिसर में अगर वकील इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही। और हम एक पिटीशन भी कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये कौन वकील थे जो पत्रकारों पर हमला कर रहे थे? क्या ये वाकई वकील थे या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे? कौन थे ये लोग और पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल होता है कि अगर आप पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में इस तरह से हमला होगा और पुलिस देखती रहेगी तो कल रास्ते पर क्या होगा? तो सवाल बिल्कुल सही है कि चीफ जस्टिस ने इस पर हस्तक्षेप लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने भी सेंसिबल लोग हैं हमारे सिविल सोसाइटी में, वो जागृत हो। आज पत्रकारों पर हमला हो रहा है, कल किसी और पर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, लखनऊ में हो या दिल्ली की ही कितनी अदालतों में हो, ये वकील जमा होकर मारपीट करने लगते हैं। तो ये अदालत किसका है? हम तो ये अंतिम सीढ़ी है जहां हम इंसाफ के लिए जाते हैं। अगर वकील पहले से अगर जज बनकर मारेंगे, अगर जज से पहले अगर वकील जज बन जाए तो इस पर जजों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सवाल ये रवि जी ये है कि कुछ हमारे जो वकील हैं वो भी राजनीति से जुड़ गए हैं।
और पूरा समाज को हम इस तरह से बांट रहे हैं और हम पत्रकार जो हैं इसमें सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। हम अपनी बात रखते हैं लोगों के सामने, अगर आपको अच्छी नहीं लगे बहिष्कार कीजिए, चैनल मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, पर यह कैसे होता है कि आप पत्रकारों को सॉफ्ट टारगेट की तरह टारगेट कर देते हैं और पुलिस देखती रहती है। आपने कोर्ट के बारे में कहा, मैं तो पुलिस के बारे में कहता हूं, क्या पुलिस की जवाबदारी नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती कि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करें? एक बात है जो आजकल हर दलील में दिया जाता है, पहले तो ये होता है, एक दलील चलती है कि आप किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको लेकर एक भीड़ बनाने की कोशिश होती है। आजकल ये हर बात में देश का इस्तेमाल होता है, तो क्या किया जाए फिर? हम आलोचना छोड़ दें, सवाल करना छोड़ दें, फिर कल को कोई भूमि अधिग्रहण हो, कल मजदूर लोग आ जाएं। कभी एक लखनऊ से जो ऑल इंडिया गार्ड एसोसिएशन है, उन लोगों ने कहा कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, हम आंदोलन करना चाहते हैं। अगर हम उनकी बात उठाएंगे तो कल को कहेगा आप राष्ट्र के विरोधी हैं, इन गार्ड को निकालना देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो अभी इस तर्क से हम कहां पहुंचने वाले? नवीन जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। जब देशद्रोही, कौन देशद्रोही और कौन असली देशभक्त है, ये डिबेट तब होता है जब आप अपनी गलतियां को छुपाना चाहते हैं। देखिए, हमारे देश में आम आदमी जो है, जो काम करता है, मेहनत से रोटी कमाता है, वो देशभक्त है। ये देशभक्ति के नारे पर अगर हम समाज को इस तरह से बांटेंगे तो ये समाज कहां जाएगा? और पत्रकारों पर अगर आप आरोप लगाएंगे, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो वो देशद्रोह बन जाते हैं। ये कैसे चलेगा? ये कब तक हम एक दूसरे को बांटेंगे इस तरह से, अस एंड देम में, वो उस तरफ और हम इस तरफ? ये नहीं चलेगा। आप क्यों महत्वपूर्ण समझते हैं इस मार्च में आना? आपको क्यों लगा कि जाना चाहिए? क्योंकि जो है ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो हर एक को अफेक्ट करती है। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। हाँ। ठीक है, सो ये जो है क्या बोलते हैं, मतलब एक तो क्या बोलते हैं, जो लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें आप उनको वो कर दो, फिर उस पर अगर मीडिया स्क्रूटिनी करे तो उसको भी पीट दो, तो फिर एक कॉमन इंसान जो कि एग्री नहीं करता है गवर्नमेंट के साथ, उसके पास क्या रास्ता रह जाएगा? उसके पास कुछ तो रास्ता होना चाहिए। देखिए, मैं कहीं बाहर गया था इन पिछले एक हफ्ते में, तो जब मैं लौट रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि आप कैसे बोल लेते हैं? मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम है बोलना, आप भी बोल सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें बहुत डर लगता है, बोलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन आ जाएगा। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि अगर ये डर, अगर लोग, दर्शक या पाठक ये देखेंगे कि इन पत्रकारों की भी यही हालत है कि ये बोलते हैं तो कोई पीट देता है, और गंदी गंदी गालियाँ, ओपी शर्मा कह रहे थे कि कोई माँ को गाली देगा तो हम गोली मार देंगे। लोगों ने मेरी माँ को कितनी गालियाँ दी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं गोली मार दूंगा और ये कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ आया इसीलिए, ये बताने के लिए पाठक को, दर्शक को, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, आप पत्रकारों के लिए भी नहीं आया हूँ, कि अगर वो उनके भीतर डर बैठ जाएगा तो उनका डर कितना गहरा हो जाएगा, है ना? हम तो वैसे भी आजकल की पत्रकारिता की जो हालत है इतना ही बोलते हैं, और इतना से भी ये जगह भी अगर आप खत्म कर देंगे तो वो जो बैठा हुआ है उस तरफ, उसकी क्या होगी? और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। और सर, हमारे राष्ट्र की परिकल्पना गांधी और टैगोर जैसे लोगों ने की। टैगोर जो कि बोलते थे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सर, ऐसे में कैसे माइंड विदाउट फियर रहेगा और हेड हाई कैसे रहेगा? पर ये एक आलोचना का माहौल नहीं रहेगा। आप भी, आपका भी बहुत करीब का कोई दोस्त होता है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, फिर भी आप उसकी आलोचना की छूट चाहते हैं। अगर इसी तरह से केंद्र से लेकर राज्यों तक में सरकारों ने तय कर लिया कि हम आलोचना की इजाज़त नहीं देंगे, तो क्या स्थिति होगी? आप ये ज़रा सोचिए। ये जो मार्च है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों का मार्च नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप खड़े नहीं होंगे, कि आप वो हैं जो मीडिया के माध्यमों को खरीदते हैं, आप वाईफाई का पैसा देते हैं, इंटरनेट का पैसा देते हैं, अखबार का पैसा देते हैं, केबल का पैसा देते हैं, तो अगर आप पत्रकारों के समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो आप वो हैं जो अपनी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो इसलिए दबाना चाहते हैं कि आपको कोई बहुत प्यारा लगता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत प्यारा लगता है तब भी आपको बोलने का मौका मिलेगा। कहाँ काम करते हैं? कहाँ काम? मैं तो IIT रुड़की से पास आउट हूँ। हाँ। मैं कभी कभार ऐसी मैगजीन्स में पब्लिश करता हूँ आर्टिकल। उदाहरण से आप आनंद जी एक हमारे दर्शकों की मदद कर सकते हैं, अगर वो ये सोच रहे होंगे कि राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं, जिस तरह का आजकल तर्क दिया जा रहा है। मान लीजिए मैं सरकार की स्मार्ट सिटी नीति की आलोचना करता हूं और विरोध करता हूं, ठीक है, तो अगर कोई आगे कहे कि इसी में देश की तरक्की, आप राष्ट्र विरोधी हैं,
तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ समझा सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग ऐसा बहुत जेन्युइनली समझते हैं कि वो ठीक सोच रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि उनको असल में स्मार्ट सिटी बननी चाहिए या किस तरह की बननी चाहिए, इसके बारे में कई तरह के विकल्प हो सकते हैं और अलग अलग तरह की सूचनाएं और अलग तरह के विचार आने से कहीं न कहीं लोकतंत्र में उसमें समृद्धि ही आती है। उनमें आत्मविश्वास आएगा कि हाँ वो ठीक जानते हैं, आप फैसला कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसे यही तो असल में सूचना और जानकारी का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपको कई तरह के ऑप्शंस देती है। ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है। अगर आपने एक आइडिया तक सीमित कर दिया और अगर वो कल को गलत निकला तो क्या होगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो ये सवाल बहुत वर्षों से चलता रहा है। जैसे देखिए, अमेरिका में वियतनाम युद्ध के दौरान पत्रकारों को सच्चाई मालूम थी कि वहां क्या हो रहा है, उन्होंने नहीं बताया और नहीं बताया, उसके कारण यह हुआ कि अमेरिका को जितना नुकसान हुआ, जितने सैनिक मारे गए, जितना वियतनाम में लोग मारे गए, और अंततः जब उसके 5-7 साल बाद, 8 साल बाद युद्ध के जब सच्चाई सामने आई तो पूरे अमेरिका में 80% लोग उस युद्ध के खिलाफ उतर पड़े और अंततः उस युद्ध को रोकना पड़ा। वियतनाम से अपनी सेना को राष्ट्रवाद के नाम पे जस्टिफाई कर रहा है, लड़ाई को जस्टिफाई कर रहा है। में एक साधारण सा न्यूज म्यूजियम है, वहां मैं अभी गया था। बिल्कुल। तो ये इसी बात को लेके काफी उसमें लगता है कि वो म्यूजियम इसी बात के लिए बनाया गया है, ये बताने के लिए वियतनाम युद्ध में प्रेस क्या कर रहा था, हकीकत क्या थी और सेना क्या कर रही थी। तो आप देखिए कि अगर वो आपको सच्चाई पता न हो तो आप गलत निष्कर्ष तक और नतीजे तक पहुंच जाएंगे और उसके कारण ये हो सकता है कि पूरा देश भी, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि देश से प्यार करना और सरकार की नीतियों से प्यार करना बराबर नहीं, दोनों अलग बातें। और हमेशा लोकतंत्र में आलोचना के लिए, वैकल्पिक विचारों के लिए जगह होनी चाहिए, और अगर वो जगह खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र नहीं है फिर वो। पर कई लोग कहते हैं उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि जैसे वो सीमा कौन तय करेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, उस एक घटना को लेकर जिस पर भी जांच चल रही है वो निंदनीय है, उस पर किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई नहीं कर सकता। नमस्कार। ठीक है, अच्छा। हाँ। कोई उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जो वैकल्पिक आइडियाज हैं, विचार हैं, हाँ, देश के बारे में भी, देश कैसा होना चाहिए इसके बारे में, उस विचार को आप देशभक्ति के, हम पत्रकार लोग जा रहे हैं, साएं गाड़ियां चल रही हैं। सोचिए कि मैं कोई खबर आपके हित की लिखने वाला हूं और मेरे पीछे इस तरह से पुलिस चल रही है, कितना भयानक है। अगर इसी तरह से स्टेट, राज्य, सत्ता अगर डराती रहे, उसके डराने के पास उसकी ताकत अकूत है, वो ताकत आपने दी है, अगर वो डराती रहे तो हमारा तो छोड़ दीजिए, अपना सोचिए आपका क्या होगा। अपना सोचिए। आनंद प्रधान ने कहा कि एक बात, एक जानकारी, एक विचारधारा की ही सिर्फ बात होगी और अगर कल को वो गलत निकल जाए तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि एक ही बात के तरह तरह पहलू सामने आते रहें। कई बार नहीं आते, जिसको लेकर आपको शिकायत रहती है, मीडिया में भी कमियां हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप लाठी मारेंगे, जूते मारेंगे, वकील घेर के इस तरह से मारेंगे, वो थे या नहीं थे मालूम नहीं। अगर नहीं थे, ये और सीरियस बात है कि कोर्ट परिसर में जो वकील नहीं है और वो वकील का लिबास पहन के चला आया है, इससे तो ज्यादा ये मार्च आज पत्रकारों की जगह वकीलों को निकालना चाहिए था यहाँ पे। सोनल हमारी सहयोगी हैं, हमारे साथ काम करती हैं, वो भी उस वक्त मौजूद थी। सोनल, मैं कल यहाँ नहीं था, आप बता सकती हैं कि हुआ क्या, आपने देखा क्या था? रवीश जी, 1:25 के आसपास हम 2 बजे हियरिंग होना था, 1:25 पर हम सब कोर्ट रूम में वेट कर रहे थे। जैसे जनरली कोर्ट रूम होता है, बोरिंग पोस्ट लंच का एटमॉस्फेयर रहता है, खाली था एकदम, एंड कोई स्लोगनरिंग कुछ नहीं था। वहाँ पर जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स बैठे थे, हम थे, मीडिया का कंटिंजेंट था और कुछ लॉयर्स थे। रूम के भीतर? रूम के अंदर, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट लवीन के कमरे के अंदर की बात है। ठीक है, वहाँ पर हम थे एंड वहाँ ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग आके बोलते हैं कि आप लोग कौन है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ये जेएनयू नहीं है, ये आपका पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान वापस जाइए। ये आपका पाकिस्तान नहीं है, ये आपका पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान वापस जाइए। ये उन्होंने टीचर्स को बोला। फिर उन्होंने मेरी तरफ टर्न करा और उन्होंने कहा कि क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं? तो आई वाज लाइक, ये इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? तो कहते हैं देखिए, आपको मार मार के पाकिस्तान वापस भेजेंगे और उससे पहले हम ये करें, आप ये कोर्ट रूम छोड़ के जाइए।
वो इतना अग्रेसिव हो गया एकदम से एटमॉस्फेयर कि पुलिस वाले तुरंत आए। उन्होंने टीचर्स को तो एस्कॉर्ट, प्रधानमंत्री चले गए थे, वो आपको भी कह रहे थे कि मार के उनको लगा कि मैं जेएनयू स्टूडेंट जैसी दिखती हूँ या जो भी है, उनको लगा होगा। वो बहुत ही मतलब आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो इतने अग्रेसिव थे। क्या वो वकील थे क्या? वो उन लोगों ने काले कोट पहने हुए थे, मुझे इतना पता है। वो वकील थे कि नहीं थे, आई डोंट नो। उसके बाद फिर अगर वहाँ है तो है ना। उसके बाद हम तो टीचर्स को तो बाहर उन्होंने एस्कॉर्ट कर दिया उनकी सेफ्टी में। मैं बाहर आई कॉरिडोर में चेक करने के लिए कि ये लोग हैं कौन, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बाहर आके मैंने देखा कि अंदर तो 15 थे, बाहर करीब 100-150 लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं भारत माता की जय। एंड सबको जेएनयू से एक कौन एक मुझे आदमी याद है, उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे फोन पर है। जो बोल रहा था कौन है यहाँ पर जेएनयू का, एक को मार के पाकिस्तान भेजेंगे। कौन है? और जो भी दिख रहा था जेएनयू जैसा स्टूडेंट, कोई भी बच्चा दिख रहा होगा। किसी मोड़ पे कहा कि मैं पत्रकार हूँ। जी, मैंने तो उस समय, उन्होंने किसी, मेरे साथ एक और खड़े थे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी हम पत्रकार हैं। तो उन्होंने कहा पत्रकारों की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की जरूरत नहीं है, ये हमारा केस है, हम डिसाइड करेंगे क्या हुआ। हम डिसाइड करेंगे। यही आप दर्शकों से यही समझने की बात है। आप हटें जरा सा। हाँ, कि वो ये कह रहे हैं हमें पत्रकारों की जरूरत नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। और अगर सोनल अकेली जा रही हैं जोखिम लेकर वहां पर रिपोर्ट करने के लिए, तब भी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो लोग उन नारों के सपोर्टर हैं, हालांकि वो सब आलोचना करने वालों में से हैं। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे अंतिम तक की सत्यता क्या है, तथ्य क्या है, बात क्या है? अगर उसी को रिपोर्ट करने जाए और इनको कहा जाए कि आपको मार के 10 लोग इनको घेर लें और कहा जाए कि मार के पाकिस्तान भेज देंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है ये ठीक हो रहा है तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा। आप सबको मालूम है, जरा से मेहनत करेंगे तो मुझ तक मेरा ईमेल आप तक पहुंच जाएगा। और अगर ये कोई लोग आके कहे कि पत्रकारों की जरूरत नहीं है और ये आपने भी तय कर लिया है, तो मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूं कि आपका भगवान भला करे। पर खत्म नहीं हुई बात, खत्म नहीं हुई। तो ये जब होने लगा तो सब लोग, काफी लोग बाहर चले गए थे। तो मैंने अपना फोन निकाला, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू करा कि कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि कैमरा सारे पटियाला हाउस कोर्ट के गेट के बाहर होते हैं, अंदर कोई कैमरा नहीं, सिर्फ रिपोर्टर्स अलाउड है। मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड करना शुरू करा। हमने थोड़ी बहुत फुटेज ले पाई, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि तुम जेएनयू से हो, उसको मार रहे हैं, कस के मार रहे हैं, किसी और को मारने लगे, किसी और को मार रहे हैं रैंडमली। मैं बता रही हूँ, जो भी दिख रहा था स्टूडेंट जैसा ही दिख रहा था, उसको भी उठा के मार रहे थे। तो मैंने जब रिकॉर्ड करना शुरू करा, किसी एक ने उसने मुझे देख लिया रिकॉर्ड करते हुए। मेरे साथ अमित पांडे थे IBN 7 के। अमित पांडे ने मेरा हाथ लिया और उन्होंने कहा सोनल तुम अंदर जाओ, वरना ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये लोग बहुत गुस्से में इस समय। अमित मुझे लेकर अंदर गए, हम कोर्ट रूम में अंदर खड़े हो गए, क्योंकि उस समय तक कोर्ट रूम खाली हो गया था। हम कोर्ट रूम में खड़े एक कॉर्नर के अंदर। अमित मेरा फोन कह रहे हैं कि दिखाओ कुछ आया एक्सेट्रा। मैं ऑफिस को भेजने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो आप चलाइए, कुछ तो सच्चाई वापस बाहर आए। उतनी देर में अंदर 15-20 लोग घुस कर आते हैं कोर्ट रूम को, कह रहे हैं इसने लिया है वीडियो, इसने लिया है, वीडियो डिलीट करिए मैडम, अभी वीडियो डिलीट करिए। 15-20 लोग अगर आ रहे हैं, इसका मतलब ये लोग सोच समझ के पहले से तय करके गए होंगे, ये प्लान बना के कि कोई अंदर वीडियो ना ले पाए। एक बात बताइए कि अदालत के भीतर कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा रहता कोर्ट के भीतर? आई एम टोल्ड कि वहाँ पर CCTV कैमराज हैं, पर वो काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। उस समय काम कर रहे थे, उसका कुछ पता नहीं। उसके बाद उन्होंने, जिससे पहले मैं बता पाऊँ उनको कि मैं क्या हूँ, उन्होंने अमित को मारना शुरू करा, चप्पलों से मारा, they kicked him in the gut, उसका सर फोड़ा, उसकी शर्ट पैंट सब फट गई थी। और मैं उस समय डर के मारे बस पीछे खड़ी हुई थी, मैं अमित को बचा भी नहीं पा रही थी। एंड वो मुझे देख कर बोल रहे थे कि मैडम वीडियो डिलीट करिए, वरना अगला नंबर आपका है। और मैं चिल्ला के पीछे, उनके रवीश जी 15 लोग मेरे साथ खड़े हुए थे, मुझे मारने के लिए आ रहे थे। उनके पीछे 4 से 5 पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैं चिल्ला के उनसे बता रही थी कि मैं सोनल मेहरोत्रा हूँ, मैं NDTV में काम करती हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे प्लीज बचाइए इनसे। वो इधर उधर देखकर कोर्ट रूम के बाहर चले गए मेरी आंखों के सामने। जब वो हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। उसके बाद वो मुझे देखकर, आदमी जो मार रहा था अमित को, बोलता है मैडम वीडियो डिलीट कर दीजिए, वरना आपका फोन भी तोड़ेंगे, आपकी हड्डियां भी तोड़ेंगे। एंड उस समय आई डोंट नो क्या, विद व्हाट मिरेकल, देयर वाज सम, उसके 2 मिनट बाद ही कुछ यंग फ्रेश लॉयर्स का बैच आया एंड उन लोगों ने कुछ ठीक कराने की कोशिश करी, उन्होंने अमित को बचाने की कोशिश करी और उन्होंने कहा मैडम आप बाहर जाइए। पर मैं बाहर भी कैसे जाती? कोर्ट के अंदर 15 थे, बाहर 500 लोग थे। आप उस समय फंस गए उस सिचुएशन में, आप बाहर नहीं निकल सकते। और उन लोगों ने आके एक ह्यूमन चेन बनाया। एक यंग सा लॉयर था, ही लुक्ड एट मी इन द आई एंड ही सेड आई विल गेट यू आउट, कम विद मी, एंड ही टुक मी आउट। आई डोंट नो उनका नाम क्या है, फेस क्या है, दे जस्ट सेव्ड मी। एक वकील आया बचाने, एंड वो 5 मिनट की देरी से आते तो शायद हमारा आप आज यहाँ पर बात नहीं कर रहे होते। और अमित की अभी तबीयत काफी खराब है, अमित अभी हॉस्पिटल में है। हमने एक कंप्लेन करी है पुलिस में, उनकी FIR रजिस्टर हुई है, वी आर ऑल विटनेसेस इन द केस। हमने वो MLC भी हुई उनकी,
एंड अभी तो एंड सैड पार्ट ये है, रवि जी अमित ने वीडियो बनाया नहीं था, वीडियो मैं बना रही थी, वो मुझे बचाने के लिए अंदर लेकर गए, पर वो पिट गए, वो पिट गए। देखिए ये भी एक तथ्य है कि जब भीड़ आती है तो उसको पता नहीं होता, वो जानना नहीं चाहती है कि भीड़, दरअसल उसको उसका मकसद होता है कि मारना। वीडियो सोनल बना रही थी और पिट गया अमित पांडे, और उसे इतना पीटा गया कि अब वो अस्पताल में भर्ती है। और अगर इसी तरह से अगर आप जो सोफे पे बैठ के ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपको बेचैनी नहीं होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपसे सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ कि अगर इस तरह से पत्रकारों को कोर्ट के भीतर भी अगर पकड़ के पीटा जाए, मैं यहाँ लड़की या लड़का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बातों को लेकर आपको उत्तेजित भी नहीं करना चाहता, आपको सोचने के लिए उकसाना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से 500-400 लोग भीड़ इकट्ठा होकर अगर मारने आएंगे और इसके बाद भी किसी का कलेजा हिले ना, पसीजे नहीं, तो हम एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। बोलने के लिए आज़ादी, चाहे आप जिसका समर्थन करते हैं उसके लिए भी बोलने की आज़ादी, और जिसका विरोध करते हैं उसके लिए भी बोलने की आज़ादी, यही वो आज़ादी है जिसका दायरा हमें समझना है। और जो पटियाला कोर्ट में हुआ है वो दरअसल, वो मैं अगर कैमरा घुमाऊं एन रवि के मामले में, वो देखिए जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां, हालांकि वो सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पे तैनात हैं, लेकिन ये तैनात तो कल भी थी, सोमवार के दिन भी थी, लेकिन इन्होंने किसी भी वकील को नहीं पकड़ा, कोई वहां से मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ, और इतने लोग आए और पीट कर चले गए। ये एक सामान्य घटना नहीं है, इसलिए ये मत समझिएगा कि कोई कि किन्हीं अलग अलग कारणों से आप इनके समर्थन में अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपको मुबारक, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है। अगर आपको सचमुच इतना यकीन हो गया है कि सरकारों ने आपकी हर समस्या का समाधान कर दिया, अब कुछ बाकी नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है दुनिया में, चाहे वो कितनी भी अच्छी सरकार हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो। वहाँ भी, अमेरिका में भी लोग यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका की प्रतिष्ठा कायम करनी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें अमेरिका जैसा होना है, वो ये बात कर रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा कायम करनी है। तो ये अंतर विरोध और विकास की यात्रा चलती रहती है, लेकिन इसके बीच में अगर बोलने की आज़ादी अगर चली जाए तो आप बेकार हैं। फिर आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ होगा, लेकिन आप बेकार हैं अगर आप बोल नहीं पाएंगे। तो सोचिए वो स्थिति कितनी भयावह है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं कि ये रंग मुझे पसंद नहीं है, और आप डर से बोल नहीं पा रहे कि बगल वाला कोई सुन तो नहीं रहा है। तो ये एक तरीका चला है, सोशल मीडिया पे हम लोग कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, हमारी पत्रकारिता ख़राब हो सकती है, हमारी बात भी गलत हो सकती है, तो उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गालियां दी जाती हैं, मारने की धमकी दी जाती है, ये हमारी चिंता आप मत कीजिए। हमें क्या कोई मार के चला जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन हम मरेंगे तो हमसे ज़्यादा आप मर जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस तरह की घटना क्या अभी आपको ज़्यादा लगती है? क्या आप डर लगता है? क्या आप सारे रिपोर्टर से बात करती हैं, क्या उनमें एक तरह से फियर आने लगा है क्या कि कुछ लिखेंगे, ये वाली बात बोल देंगे तो सोशल मीडिया के ज़रिए राजनीतिक दल के लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कल हमारी ही एनडीटीवी की एक रिपोर्टर थी, यंग लड़की है सोनल, और मेरे ख्याल से उन्होंने ये पहली बार देखा, और जो उसके बाद उनसे मेरी जो बातचीत हुई, और मैं उनसे ऑफिस से बात कर रही थी और उनको बता रही थी कि ऐसा होता है और यू हैव टू बी करेजियस एंड आपको यू नो स्ट्रांग होकर सेफ रहिए, बट ये हमारी जॉब है। लेकिन हर उस यंग रिपोर्टर के बारे में सोचिए जो एक पैशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ इस प्रोफेशन में आता है और सोचता है कि हम एक स्टोरी बताने के लिए आए हैं, हम एक डिफरेंस यू नो करने के लिए आए हैं, और उसी को सामने वो बोलती रही, जैसे सोनल बोलती रही पुलिस वालों से कि कुछ करिए, बचाइए लोगों को, और पुलिस वालों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते मैडम, आप यहाँ से चले जाइए। और उनको फिर ये दिखता है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो कुछ नहीं कर रही है। एक और सवाल है कि अलग अलग एज के नए नए पत्रकारों से आप लोगों का सामना होता होगा न्यूज़ रूम में डील करते हुए, वो उनमें डर आ रहा है क्या, जिससे कि सोशल मीडिया पे जो चलन हुआ है कि कोई स्टोरी कर रहा है, कोई तथ्य बता रहा है, ये इसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है, ये बता के गालियाँ देना? आई थिंक मेरे ख्याल से आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि
अब और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो डर ना आए। अगर हमारे टाइम में आप और मैं ऑलमोस्ट 15 साल से साथ काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि अगर कोई ऐसा टाइम था कि जर्नलिस्ट को सबसे निडर होकर काम करना है तो वो आज है। ये है, आज टेस्ट है उसका। आज टेस्ट है उसका। टेस्ट है उसका। आई थिंक if there was ever a time that we have to say that we have to do our jobs and not think about anything else, that's now. ये आज का समय है और ये जो डर मनिका बता रही हैं कि निडर होकर करना है, ये हम अपने लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि हमारी जवाबदेही और हम आपसे बिलोंग करते हैं कि अगर आप तक अगर सूचना नहीं पहुंची तो फिर प्रोपेगेंडा विज्ञापन कब तक देखिएगा, वैसा होता नहीं है। अगर एक एक बात छान छान के बताने लगे तो लोगों की तकलीफ और बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिद्धार्थ, आप इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद में भी एबीवीपी के लोगों ने रोका था। हालांकि तब भी हमने आपने ये कहा था कि रामदेव को भी जेएनयू में आने देना चाहिए था ताकि सबको सुना जाए। लेकिन मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाहता हूँ। ये जो एक चलन बन गया है कि आप ये फलाना बात कह रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं, है ना? तो आप देशद्रोही हैं, आपको चिन्हित किया जा रहा है। अगर देशद्रोही हैं, अगर मान लीजिए, तो ये फैसला अदालत करेगी, पुलिस का काम है, या 4 लोग कोई राजनीतिक दल का समर्थक होकर उनको ये लाइसेंस दिया जा सकता है क्या? तो एक जो भीड़ का पहलू है और एक जो देशद्रोही का पहलू है, वो उस पर अगर आप टिप्पणी करें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा समझने में मदद मिलेगी कि क्या बात है। देखिए, सबसे पहले अगर किसी को वो हक है, किसी को ये करार करना कि भाई देशद्रोही है, तो जैसे आपने कहा कि अदालत तय करेगा। क्राउड के माध्यम से लोगों को डराना धमकाना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि कल कोई किसी पे इल्जाम लगा सकता है। लेकिन इससे और बड़ी बात यह है कि देशद्रोही का इल्जाम जो है, ये हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में या पीनल कोड में तमाम जो क्राइम्स हैं वो डिफाइंड हैं। देश मतलब कि या तो ट्रीजन का क्राइम है, सेडिशन का क्राइम है। इन दोनों जो ये जो 2 क्राइम है, अगर आप हिंसा तक नहीं उतर आते, मान लो कि आपने चलिए कोई भाषण दे दिया जिसपे आपको हमको आपत्ति है, जब तक आप हिंसा के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं या आप एडवोकेट कर रहे हैं वायलेंस का, तब तक जो है कानून आप पे लागू नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह चुका है। मतलब कि जेएनयू में जो छात्र गलत थे वो लड़के लड़कियां जिन्होंने ये आपत्तिजनक स्लोगन उठाए, लेकिन कानून के हवाले से ये गुनाह तभी बनता है जब ये वायलेंस की एडवोकेसी करें, जो उन्होंने किया नहीं। और जो वायलेंस पे उतर आते हैं, जैसे ओपी शर्मा जी हैं, एमएलए बीजेपी के, खुलेआम लोगों की पिटाई कर रहे हैं। आज तक क्या उन पे कोई केस दर्ज हुआ क्या? हिंसा वो कर रहे हैं, लोगों का कत्ल करना भी वही कर रहे हैं कि भाई उन्होंने बयान दिया कि मेरा मानना है कि अगर कोई प्रो पाकिस्तान बयान देगा तो उनका खून भी हो जाए तो ठीक है। ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पर ये वो बताने में सफल रहे कि जो लोग भी कन्हैया के समर्थन में निकले हैं, वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत की बर्बादी के नारे लगे उसके समर्थक हैं। ये वो लगता है कि वो ज़्यादा लोगों को समझाने में सफल रहे। ये देखिए, हिंदुस्तानी इमोशनल होना भी चाहिए। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग कोई भी ऐसा स्लोगन उठाए कि देश के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। श्रीनिवास, और आप भी कोर्ट रूम के भीतर थे। मैं अभी सोनल से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि अमित और सोनल दोनों अंदर थे। तकरीबन दिन का 11-12 का वक्त होगा, क्योंकि क्लियर नहीं था कि व्हाट टाइम वी विल प्रोड्यूस। हम वहाँ पे खड़े थे साथी अपने रिपोर्टर्स के साथ। एक एडवोकेट जो बड़ा ही जाना माना चेहरा है, एडवोकेट होने के कारण नहीं, जो कहते हैं ना कुछ उस तरह के एडवोकेट होते हैं बस घूमते रहते हैं, वो हमारे पास आया और उसने ये कहा कि आज कुछ तमाशा करेंगे। तो ऑब्वियसली हम तो तमाशे के लिए खड़े ही होते हैं। हमने कहा ठीक है साहब, करो, हम देखते हैं। और अचानक तकरीबन 1:40 होगा और लवलीन के कोर्ट के ठीक सामने जिंदाबाद भारत माता की जय तथाकथित देशभक्त जो थे वो सारे आ गए वहां पे और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और अचानक उसी दौरान एक बंदे को पीटना शुरू किया उन्होंने। आपकी चैनल की सोनल वो वीडियो बना रही थी, उसके पीछे मैं खड़ा था, मैंने भी अपना मोबाइल निकाला तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। फिर सोनल के साथ उन्होंने हाथापाई की और बाकी बंदे वो दूसरे बंदे को उन्होंने पीटना शुरू किया। और इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोर्ट रूम के अंदर जाकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपनी सीट पे बैठा है और ये मजिस्ट्रेट सीट पर थे। जी 13 साल की रिपोर्टिंग हो गई है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोर्ट के अंदर, मतलब कोर्ट प्रीमाइसेस में एडवोकेट्स तमाम तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेशन करते नहीं। अंदर जाके जज बैठी हुई है, उसके सामने भारत माता की जय और ये वो नारे लगे। तथ्य वाले बात पे
आपने कहा कि जब नारे लग रहे थे तो मजिस्ट्रेट थी बैठी हुई थी, आप कह रहे थे कि जैसे वो मुड़ के गई। मुझे ठीक बताइए, उनके बैठे जब तक वो बैठी थी तब क्या हुआ, जब वो नहीं बैठी थी तब क्या हुआ? जब ये कोर्ट रूम के अंदर ये सारे लोग घुसे हैं नारे लगाते हुए, उस वक्त मजिस्ट्रेट अपने कुर्सी पे बैठे हुए थे। लवलीन थोड़ा नाम कंफ्यूज करता है, वो मेल है, अच्छा, पुरुष है, तो वो बैठे हुए थे और वहां पे इन्होंने उनके सामने ये तमाम नारे लगाए कोर्ट रूम के अंदर। बंद करो, बंद करो। मुझे अच्छा लगा कि वकील लोग भी आए हैं और मैं अभी शिकायत कर ही रहा था कि चूंकि ये कोर्ट में घटना हुई है तो, और पहले भी इस तरह की घटना, सिर्फ यही पत्रकारों को मारा गया, इससे पहले निर्भया कांड के वक्त मारा गया, लखनऊ में भी इस तरह की घटना हो जाती है, अलग अलग राज्यों में हो जाती है। तो मुझे लगा कि अब ये मौका है कि जो वकील जो संविधान की इतनी शानदार व्याख्या करते हैं और कई बार उनकी व्याख्याओं की वजह से लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित किए गए, उनकी व्याख्याएं पहले से स्पष्ट हुई हैं जजों में भी, तो वो लोग क्यों नहीं है, उनको आना चाहिए। तो आप लोगों को देखकर अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं, तो पहले तो आपका स्वागत। आपका नाम? संख्या में बहुत कम है। संख्या में कम है, क्यों कम है? क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी बन गई है लोगों की कि अगर हमारे ग्रुप या हमारे उस क्लास को अटैक हो तो हमें उनका साथ देना है। अगर वो जर्नलिस्ट हो या लॉयर्स हो, किसी भी प्रोफेशन में ये एक ग्रुप मेंटालिटी जिसको कहते हैं भेड़ चाल, जो आप भाषा यूज करते हैं, उस चाल के चलते लोग कई बार लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी है कि आपको उनसे अलग हटके करना पड़ेगा। मैं अभी आप लोगों को देखने से पहले मैं ये सवाल उठा रहा था कि अव्वल तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे जज, देश भर के जज निकलें और ये बात करें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये चिंता की बात है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने नारे लगा दिया जाए, उनके सामने इस तरह की घटना हो जाए? तो उन लोगों को भी कोई पहल करनी चाहिए कि फिर कोर्ट की जो सैंक्टिटी है, जैसे आप कह रहे थे, कि वो बनी रहे। जी बिल्कुल, ये जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अब हम लोग ये जो साथ मिल के यहाँ पे आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो ऐसे इस चीज़ को कॉन्ग्निजेंस में लें और आइंदा ऐसा बिल्कुल ना हो। आप वकीलों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? मतलब क्या आप वहाँ भी पार्टी लाइन पे ये डिवीजन हो गया है क्या, कि वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि आप उनकी तरफ हैं, सपोर्ट करने वाले? मैं ऐसे वकीलों को भी जानती हूँ जो अदरवाइज मे बी देवर अगेंस्ट द स्टैंड, अगेंस्ट कन्हैया कुमार के खिलाफ रहे हों, उसका जो पक्ष है उसके पक्ष में नहीं रहे हों, लेकिन वे शर्मिंदा है कि कल की जो घटना हुई है, क्योंकि आपका पक्ष जो भी हो वो कोर्ट अंत में वो निर्धारित करेगी। ठीक है, कोर्ट गलत निर्धारित करे, सही निर्धारित करे, ऊपर जाया जाए, लेकिन कोई भी रूल ऑफ लॉ को तोड़ नहीं सकता है, और हम बीइंग ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट हमारे पास ये अधिकार नहीं है। सीनियर एडवोकेट ने मेंशन किया था कल की घटना को, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कॉग्निजेंस लिया है और कल के लिए सुनवाई को रखा है। एक और सूचना दे रहा हूँ, एक सेकंड, एक और सूचना दे रहा हूँ दिल्ली पुलिस की बहादुरी का। जब आप लोग यहाँ पे संघर्षरत थे तो मैं अभी तिलक मार्ग पुलिस थाने गया था कि मुझे एफआईआर की कॉपी दी जाए। हम खुश हो रहे थे कि हमारे कंप्लेंट पे एफआईआर की गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि आपके कंप्लेंट पे कोई एफआईआर नहीं हुई, आप शिकायत करता नहीं है। एक उम्मीद की खबर आई तो एक निराशा की भी खबर है कि एफआईआर नहीं हुई है जो पत्रकारों ने दर्ज की। 11 फरवरी को ये बुलाया गया है मीटिंग, कल पटियाला हाउस 2 बजे मीटिंग है, सब तक मैसेज पहुंचा दो। और किस चीज की मीटिंग है ये आप ऊपर पढ़ लीजिए। इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग योर व्यूज, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू fight it out in the court, going to file complaint in JNU and press club case, come on friends, join hands together to teach a lesson to these unshaven jeans, kurta, झोला छाप, pseudo intellectuals. Fine. Now what happens? तो इसमें तो इतना ही लिखा है और कल की मीटिंग है आ जाना। उसके बाद इसी इंडिविजुअल का कल का मैसेज है, जबरदस्त धुलाई निरमा सुपर से भी बेहतर। इसी आदमी का है, मतलब इतना ही तो फिर डिजाइन है, ये तो डिजाइन है। इस 2 फेसबुक कमेंट है, एक ही आदमी का है, और एक बार में वो कह रहा है कि पहुंच के इन सबको सबक सिखाना है, और दूसरा कह रहा है जबरदस्त धुलाई निरमा से भी बेहतर। इसका मतलब अगर अदालत कोर्ट चाहे तो इन सब के जरिए उन लोगों तक पहुंच सकती है, पुलिस भी पहुंच सकती है। कौन लोग ऑर्गेनाइज करना, प्री मेडिटेटेड। निर्जा जी हमारी प्राइम टाइम की कमेंटेटर हैं, आप बताइए कि कल जो पटियाला कोर्ट में हुआ है, अब हम लोग सब यहाँ से प्रदर्शन खत्म हो गया है, ये नॉर्मल है या नॉर्मल से भी ज़्यादा है? कुछ डर लगा आपको? आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
मुझे लगा डेमोक्रेसी जिस तरह हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। एक अनीज होता है ना, एक चिंता होती है कि कहाँ जा रहे हैं। कल मैं एक कॉलेज में गई रवीश, वहाँ के एक नौजवान स्टूडेंट, एक लड़की ने मुझे कहा आज मैं फेसबुक पे कुछ लिखना चाहती हूँ तो पहले मेरे मन में दिमाग में ये बात आती है कि मुझे टारगेट तो नहीं किया जाएगा। मुझे टारगेट तो नहीं किया जाएगा। तो जी हम इसी बात से ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये बात लोगों के दिमाग में रह जाए कि एक आदमी, एक लड़की कॉलेज में गई थी, वो कह रही थी कि मैं फेसबुक पर लिखना चाहती हूँ, तो उसे डर है कि उसे टारगेट किया जाएगा। और ये जो डर है उसी के हम माध्यम हैं कि हम उसके बदले ये बात कह देते हैं, पहुँचा देते हैं। वो ख़तरा आपके बदले हम लेते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो ये मान के चलिएगा कि हमारे बीच में से किसी एक के साथ ऐसा होगा तो आपके बीच में से समझिए कि किसी लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी बात कहने से डरेंगे और टारगेट किए जाएंगे। तो प्राइम टाइम में इतना ही। सोचिएगा इन तमाम तरह के पहलुओं को। भावनाओं में बहने से बेहतर है कि तथ्यों की जानकारी कितनी आई है। और वो सारे एंकर जो देशभक्त बन के तमाम तरह से धमकाने की जो भाषा बोलते हैं, उनकी ज़रा ठीक से आप उनके बारे में भी सोचिए कि वो आपको सक्षम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं या भावुक कर रहे हैं। इन तीनों में फ़र्क है। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम होना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए, कम से कम भावुक होना चाहिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।